नमस्कार, सभी का स्वागत है जनवाइस की कहानियों के इस सत्र में, जहाँ पे हम लेकर के आते हैं बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ, कुछ स्पिरिचुअल कहानियाँ, कुछ हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी कहानियाँ, कुछ साहित्यिक कहानियाँ और साथ में मिलकर के हम इन कहानियों को सुनते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे। आई होप सब लोग खुश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सब बहुत ज़रूरी है होना, सुखी रहना और स्वस्थ रहना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी चीजें तो फिर हमें अपने आप मिल ही जाती है। हमारा खुश रहना और हमारा स्वस्थ रहना, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि लेट हो जाता है हमारी बातचीत में, तो उसके बाद हमारे पास टाइम अक्सर कम हो जाता है। तो शुरू करते हैं वही पौराणिक कहानी से। कहानी का नाम है, आज की कहानी का नाम है वाराणसी की कथा। ये कहानी बताती है कि किस तरीके से वाराणसी बना, शहर किस तरीके से उसका निर्माण हुआ। इसके ऊपर आज चर्चा करें। तो कहानी है ये द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था, तो बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कथा कुछ इस प्रकार है। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के सभी राजा उसके प्रति मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की अस्ति और प्रस्ति नामक 2 पुत्रियां थीं। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। अब कंस की मृत्यु किस तरीके से हुई, वो सब कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। अगर हम भूल रहे हैं तो किसी दिन दोबारा उसको लेके फिर भी आएंगे हम। तो दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध बहुत क्रोधित हो गया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे। एक बार उसने कलिंग राज पौंड्रक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। अब जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौंड्रक और काशीराज भगवान के हाथों मारे गए। काशीराज के बाद उनका पुत्र काशीराज बना और श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। वह श्री कृष्ण की शक्ति को जानता था, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। अब भगवान शिव ने उन्हें कोई अन्य वर मांगने को, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो श्री कृष्ण को तो समाप्त करना इस तरीके से उनके वश में है ही नहीं, वो तो खुद अवतार हैं। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, कुछ और वर मांगो। किंतु वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या बनाई और उसे देते हुए कहा, वत्स, तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे, यह उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब इधर दुष्ट काल यवन का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरा वासियों को लेकर द्वारका वापस आ गए थे। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारका की ओर भेजा। काशीराज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ अहित न कर पाई। उल्टे श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देख कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र भी उसका पीछा करने लगा। काशी पहुंचकर सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी को भस्म कर दिया। अब सुदर्शन चक्र एक बार चल गया तो फिर वो कंट्रोल में आता नहीं है किसी के, एकदम मिसाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। तो उसने कृत्या को भी भस्म किया, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। तो उसको इतना क्रोध है कि उसने पूरे काशी नगर को ही भस्म कर दिया। तो समय के साथ ही कालांतर में वारा और असी नाम के 2 नदियों के मध्य ये नगर पुनः बसा।
वारा और असी नदियों के मध्य बसे होने के कारण इस नगरी का नाम वाराणसी पड़ गया। इस प्रकार काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि वाराणसी को वाराणसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके भी पीछे की पूरी कहानी ये है कि एक बार पूरी तरीके से भस्म होने के बाद उसका पुनः निर्माण हुआ, पूरी तरीके से उसको दोबारा बनाया गया। तो ये एक खूबसूरत सी कहानी थी। तो अच्छी थी ये कहानी। आप लोगों ने सुनी थी क्या? आप लोग ऐसे थम्स अप पे ऐसे बता सकते हैं, कमलेश जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सब इतनी प्रचलित कहानियां होती हैं कि जरूर आप लोगों ने सुनी होती होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, इसी के साथ नहीं, ये कहानी नहीं सुनी थी। सुषमा जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, ये कहानी नहीं सुनी थी मैंने, बड़ी अच्छी लगी। नहीं, कृत्या मैंने की भी तो नहीं और भी, कृत्या राक्षसी का तो और भी सुना है, जो वो शुक्राचार्य जी ने जी छोड़ा जी। था। ऐसे एक और ऐसे हाँ, ना। कृत्या एक्चुअली राक्षसी नहीं हाँ, होती है, वाराणसी। जहां तक मैं समझती हूँ। कृत्या एक तरह की वो चीज होती है जिसको बना के, जिसको एक कृति होती है जिसको बना के आप उसको हाँ, तैयार किया जाता है। जी जी जी, एक हथियार की तरह उसको उसके अंदर, जैसे आजकल वो नहीं होती, आपने सुना होगा वो जो डॉल्स होती है जिसमें करके हम कुछ काला जादू कर लेते हैं। तोड़ते हैं, हाँ। ये चीज होती थी जिसको कि हम चला करके आगे भेजते थे दूसरों पे करने के लिए। तो वो एक नहीं थी, ऐसी अनेक कृत्याएं बन जाती थी। वो एक कृत्य राक्षसी नहीं, जहाँ तक कमलेश जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं यही कह रही थी कि वाराणसी का नाम कैसे पड़ा, ये आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है हमें, थैंक यू। थैंक यू मैम, मैंने भी पढ़ करके ही बताया, मुझे भी नहीं पता था। जी। बहुत बातें सुनी, लेकिन ये नहीं पता था कि वारा और नसी गांव था, उसके बीच में नदी कैसे थी। बनी है मैं उसका तो नाम। ये सोच रही हूँ कि वारा और नसी नाम की अगर दो नदियां थी तो वो अब कहाँ गई, या तो वो कालांतर अब में कहाँ सूख है गई। वहाँ, वही बात है ना, अब कहाँ है वो। के साथ, हाँ, अब वो गंगा नदी का इतना प्रभाव है वहां पे कि क्या पता ये कालांतर में सूख गई। तो हाँ ऐसा है। जी, हम लोग हाँ स्नान वहीं करते हैं जाके। जी 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 जी, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं दूसरी कहानी। आज लेकर के आई हूँ हम सबकी फेवरेट अमृता प्रीतम जी को लेकर के। और अमृता प्रीतम जी की एक कहानी है। कहानी का नाम है श्री विद्या। विद्या को किसी सयानी ने बताया था कि एक पाव पक्की अजवाइन मंगा लो, उसे घी क्वार के गूदे में मलकर, घी क्वार एक पेड़ होता होगा, घी क्वार के गूदे में मलकर छाया में सुखा लेना। कृत्या शिव की शक्ति का नाम है। थैंक यू रजनी जी। उसे घी क्वार के गूदे में मलकर छाया में सुखा लेना। सूख जाए तो फिर दूसरी बार घी क्वार के गूदे में मलकर सुखा लेना। इस तरह 7 बार करना और अजवाइन संभाल कर रखना। रोज सुबह बासी पानी से उसकी एक फंकी खा लेना तो हड्डियों की सारी सूजन उतर जाएगी, ऐसा किसी ने विद्या को बताया था। विद्या की उम्र बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 32 साल की थी। अच्छा, एलोवेरा एलोवेरा ठीक है। मुश्किल से 32 साल की थी वो, लेकिन उसके घुटनों में सूजन पड़ गई थी जो कभी कभी टखनों तक उतर आती थी। तो 14 साल हो गए थे उसके ब्याह को, पर अभी तक उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब उसकी उम्मीद टूटने लगी थी। बस यही टूटी हुई उम्मीद थी जिसने उसके घुटने टखने इतनी कम उम्र में पकड़ लिए थे। उसका मर्द भला था, प्रेमनाथ, जो उसे कई बार कहता, देख विद्या, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और ऐसे तू दिल छोड़ देगी तो क्या होगा, तू ही तो मेरी श्री विद्या है। जब वह छोटी थी, गांव में उसने ये घीकुआर कई बार देखी थी, लेकिन यहाँ शहर में कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए उसने मर्द से कहा, मैं सोचती हूँ इसी इतवार को छुट्टी वाले दिन हम नर्सरी चले जाएंगे और किसी माली से घीकुआर का पौधा ले आएंगे। एक अच्छी लंबी ड्राइव भी हो जाएगी। इतवार को वे दोनों शहर से बाहर नर्सरी में गए, लेकिन देखा नर्सरी का दरवाजा बंद है। गेट के पास चौकीदार प्रेम कर उस चौकीदार से नर्सरी के खुलने वाले दिन और वक्त को पूछने लगा। विद्या को गाड़ी में बैठे हुए नर्सरी के बाहर वाली खुली उजाड़ सी जगह में ऐसी हवा आने लगी जो एक तीखी सुगंध से भरी हुई थी, और वो गाड़ी से उतरकर बाएं हाथ दीवार से बाहर की उस बाड़ के साथ साथ चलने लगी जिसमें से तीखी सुगंध आ रही थी।
पीछे पीछे प्रेमनाथ भी आ गया और बाढ़ के 2-4 पत्ते लेकर उंगलियों में मलता हुआ विद्या से कहने लगा, आज बरसों बाद न्याज़वों की झाड़ियां देखी हैं। विद्या ने भी न्याज़वों के बौर को हाथों में मला और कहने लगी, कुदरत ने जाने सारी सुगंधियां इसमें भर दी हैं। प्रेमनाथ ने बताया, इतवार को नर्सरी बंद रहती है। हालांकि छुट्टी वाले दिन जरूर खुलनी चाहिए, लेकिन ये सरकारी महकमे ना लोगों की सहूलियत देखते हैं, ना कमाई की परवाह करते हैं। बाकी दिनों में सुबह खुलती है 10 बजे और 5 बजे शाम को बंद हो जाती है। अब कोई काम छोड़कर कैसे आए? लेकिन फिर कहने लगा, चलो एक दिन दफ्तर से छुट्टी लेकर आएंगे। 2-4 घंटे नर्सरी के फूलों में घूमते रहेंगे। घीकवार तो मिल ही जाएगी, 2-4 फूलों के पौधे भी ले जाएंगे। विद्या न्याज़वों की सुगंधी में खोई थी, कहने लगी, हम न्याज़वों के पौधे जरूर लेंगे। इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज आई, बहुत हल्की सी, इस तरह जिस तरह बहुत ही छोटे बच्चे की हो, अभी अभी पैदा हुए बच्चे की। विद्या और प्रेमनाथ दोनों आसपास देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। दोनों ने कान धरे। लगता था जैसे न्याज़वों की झाड़ियों में से कहीं वह आवाज आती थी। उन्होंने गौर से झाड़ियों को देखा। न्याज़वों की झाड़ियां सघन नहीं होती, पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर वह आवाज आनी बंद हो गई। दोनों खड़े के खड़े रह गए। अब कोई आवाज नहीं थी। फिर प्रेमनाथ ने कहा, हो सकता है नर्सरी के अंदर इस दीवार के नजदीक मालियों के कमरे हों, शायद वहां से आवाज आई थी। कुछ देर के बाद दोनों लौट आए। सोचा किसी दिन छुट्टी लेकर 10 बजे के करीब नर्सरी जाएंगे, लेकिन महीना गुजर गया। प्रेमनाथ को छुट्टी नहीं मिल पाई। उसका एक साथी अफसर छुट्टी पर गया हुआ था, इसलिए उसे दफ्तर में उसका काम भी संभालना होता था। एक दिन विद्या चौंक कर जागी और हैरान सी चारों ओर कमरे में देखती हुई अपने मर्द को जगाने लगी। कह रही थी, सुनो तो, वही आवाज अभी आ रही थी, मैं खुद सुनती रही। प्रेमनाथ ने उठकर कमरे की बत्ती जलाई, घड़ी देखी, सुबह होने वाली थी। वो हंसकर विद्या से कहने लगा, तुम्हें सपना आया होगा। विद्या बोली, हाँ, था तो सपना ही, लेकिन मैं सपने में वही नर्सरी की दीवार के पास उन्हीं झाड़ियों के करीब खड़ी थी कि वहां से फिर वही आवाज आने लगी। प्रेमनाथ हंस दिया, तेरा वो आवाज सुनने को जी चाहता है ना, इसलिए। उसने उठकर चाय के 2 प्याले बनाए। एक प्याला विद्या को देते हुए कहने लगा, अब तो जब चाहे किसी दिन चले जाएंगे, वहां झाड़ियों के पास भी, जहां तुम्हारा मन खड़ा है। वो अफसर छुट्टी से वापस आ गया है। विद्या की आंखें अभी भी कुछ खोज सी रही थी और कान जैसे अभी भी वह आवाज सुनते हो। कहने लगी, फिर अभी चलो, वहीं उठो। उसकी आंखें भरी हुई थी। वह फिर कहने लगी, नहीं, अभी चलो, अभी मैंने वही आवाज सुनी है। प्रेमनाथ ने कहना चाहा, इस वक्त तो नर्सरी बंद होगी, 10 बजे चलेंगे, पर कहा नहीं। विद्या ने फिर कहा, मैंने अभी वो आवाज सुनी है। प्रेमनाथ मुस्कुरा दिया, कहने लगा, पर आज तुमने सुनी है, मैंने तो नहीं सुनी। लेकिन उस दिन तो सुनी थी ना? हाँ, उस दिन सुनी थी, लेकिन 1 महीना हो गया उस बात को। क्या वो आवाज अभी भी वहां से आती होगी? सचमुच आ रही है, मैंने अभी सुनी थी। प्रेमनाथ ने उठकर विद्या को गले से लगा लिया, कहने लगा, मैं कई बार कह चुका हूं कि तू बच्चे का गम ना किया कर, मुझे तेरी जरूरत है। विद्या ने कहा कुछ नहीं, लेकिन अपने मर्द की ओर इस तरह देखा जैसे उसकी आंखें एक मिन्नत से भरी हो। प्रेमनाथ ने कहा, अच्छा चलो एक लंबे ड्राइव करके आते हैं। उससे विद्या की हालत झेली नहीं जा रही थी। सुबह की हल्की सी रोशनी थी जब वे दोनों एक लंबी ड्राइव करके नर्सरी के पास पहुंचे और झाड़ी को एक तरफ खड़ी करके नर्सरी के बाहर वाली दीवार के पास लगी हुई बाड़ के साथ साथ चलने लगे।
अचानक प्रेमनाथ के पैर थम गए। झाड़ियों में से सचमुच वो आवाज फिर से आ रही थी। सुनो सुनो कहती विद्या की आवाज में एक कंपन सा उतर आया। सुन रहा हूं। फिर वो दोनों झाड़ियों के बीचों बीच की खाली जगह को गौर से देखने लगे। अचानक एक जगह दोनों की आंखें जैसे जम गईं। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, झाड़ियों में रो रहा था। प्रेमनाथ ने दूर दूर तक देखा। कहीं कोई बंदा ना बंदे की जात थी, पर वो बच्चा झाड़ियों में पड़ा हुआ उसी तरह अकेला रो रहा था। विद्या को पता नहीं चल रहा था कि यह भी सपना था कि सच था। प्रेमनाथ ने ही आगे बढ़कर बच्चे को झाड़ियों से उठाया, सुबह की हल्की सी रोशनी में उसे देखा और फिर विद्या की बाहों में दे दिया। प्रेमनाथ ने कहा, लगता है किसी कुंवारी माँ का बच्चा होगा जो इसे अपने पास नहीं रख सकती थी। विद्या फिर दूर नजदीक देखने लगी कि शायद कहीं कोई उसका वारिस भी होगा जो पूछेगा, आपने मेरा बच्चा क्यों उठाया है। डरती डरती सी विद्या ने बच्चे को छाती से लगाया और उसे चुप कराने लगी। साथ ही दाएं बाएं पीछे की ओर भी देखने लगी, लेकिन बच्चे को मेरा कहने वाला वहां कोई नहीं था। वे दोनों बच्चे को लेकर घर आ गए। प्रेमनाथ ने जल्दी से एक डॉक्टर और एक नर्स को बुलाया, कारण अकेली विद्या उसे संभाल नहीं पाएगी। डॉक्टर ने आकर बच्चे को अच्छी तरह देखा। एक एक अंग खूबसूरत भी था, सही सलामत भी। फिर हंसकर प्रेमनाथ से कहने लगा, अगर कोई बच्चा गोद लेना था तो लड़का लेते, लड़की क्यों ले ली। प्रेमनाथ ने सारी बात बताई तो डॉक्टर ने कहा, फिर तो आज आपने किसी की जान बचा ली। यह बच्चा अगर कुछ घंटे वहां और पड़ा रहता तो बच नहीं सकता था। प्रेमनाथ ने पूछा, ये बच्चा कितने घंटों का होगा। डॉक्टर ने कहा, मुश्किल से 7 या 8 घंटे का। नर्स ने बच्ची संभाल ली, उसे नहलाया धुलाया, थोड़ा सा दूध दिया तो बच्ची नर्स की बाहों में सो गई। प्रेमनाथ ने डॉक्टर को ताकीद की कि इस बच्ची की देखभाल अगले बुधवार तक करनी है। डॉक्टर चला गया, बच्ची सो गई तो प्रेमनाथ भरे हुए दिल से विद्या के पास बैठकर कहने लगा, तुम्हें खुदा की खुदाई कुछ समझ आई है? मुझे तो नहीं आई। आज यह किस तरह हुआ कि सुबह उठकर तुमने एक ही बात पकड़ ली कि वहां जाना है। यह क्या चीज थी जो हमें वहां ले गई? अगर हम ना जाते तो ना बच्चे ने रहना था, ना हमें मिलना था। विद्या के लिए यह सब एक सपना सा था। वो हैरान सी उसे देखे जा रही थी। प्रेमनाथ सोचे जा रहा था, अगर बच्चा मुश्किल से 7-8 घंटे पहले हुआ था तो वो किसकी आवाज थी जो 1 महीना पहले हम लोगों ने सुनी थी। प्रेमनाथ हैरान था कि आने वाली घटना की आवाज कई दिन पहले सुनाई दे सकती है, और वो विद्या से कहने लगा, मैं कभी कभी तुम्हें श्री विद्या कहता था ना, क्या जानती हो कि श्री विद्या ब्रह्म विद्या को कहते हैं। आज शायद ब्रह्म विद्या ने ही तुम्हें वो सपना दिखाया था। बच्ची का नाम प्रेमनाथ ने न्याज रखा और विद्या से कहने लगा, लोग तो दरगाहों पर जाकर न्याज देते हैं, आज कुदरत ने तुम्हें न्याज दी है। वैसे भी न्याज वो की ही पहली सुगंध होगी जो बच्चे की सांसों में गई होगी। न्याज अब 5 महीने की हो गई और एक पहचान उसकी आंखों में उतरने लगी थी। वो पालने में पड़ी हुई विद्या को देख लेती तो पालने से ही उठकर उसकी ओर पलटने को होती। प्रेमनाथ जब काम से लौटता, बच्ची को उठाकर कंधे से लगाता तो वे कसकर कंधे को पकड़ सी लेती। विद्या नाच के पालने को कभी गुब्बारे बांधती, कभी झुनझुने बांधती। इतनी खिल गई थी कि उसने न अजवाइन बनाई न खाई, लेकिन एक दिन सलवार के दोनों पांचे उठाकर अपने टखने और घुटने प्रेमनाथ को दिखाती हुई कहने लगी, देखिए सारी सूजन उतर गई। प्रेमनाथ हंसने लगा। तभी तो कहते हैं
कि औरत का राज कोई नहीं जान सकता, वो खुद ही सूजन चढ़ा लेती है और खुद ही उतार लेती है। अचानक विद्या को जाने क्या हुआ, रोटी खाने लगती तो उसका मन करता अचार ही खाती जाए, और कुछ दिनों में उसे लगने लगा कि उसके हाथ पैर कुछ अलसाए से होते जा रहे हैं। वैसे कभी कभी आधी रात को उठकर सारा फ्रिज देखती कि वहां खाने के लिए क्या क्या पड़ा है। एक दिन डॉक्टर आया तो प्रेमनाथ ने कहा, कोई दवा विद्या को भी दीजिए, इसे जाने क्या होता जा रहा है। डॉक्टर ने थोड़ा सा मुआयना किया, फिर कहने लगा, ऐसा करें, एक बार लेडी डॉक्टर को दिखा लीजिए, फिर इलाज मैं खुद करूंगा। लेडी डॉक्टर आई और विद्या का मुआयना करके पालने में पड़ी हुई बच्ची को दुलारती हुई कहने लगी, अरे अब तो तेरा छोटा भैया आएगा। विद्या और प्रेमनाथ डॉक्टर की ओर देखते रह गए, मुश्किल से इतना ही कह पाए, सचमुच। तो ये कहानी यहाँ खत्म हुई। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी छोटी सी कहानी थी। और कभी कभी हम देखते हैं कि विश्वास में, प्रेम में एक अलग ही शक्ति होती है। हम किसी चीज पे विश्वास करते हैं या किसी को प्रेम करते हैं तो उसका उसका होता है वो हमारे जीवन में जरूर होता है। मैंने कई बार ऐसा, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि कभी किसी को हम देखें कि किसी ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हो, किसी के नहीं हो रहा हो, और वो उस अडॉप्टेड बच्चे से प्रेम करने लगे तो अपना भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा भी शरीर पे किस तरह से असर पड़ता है कि ऐसी चीजें अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। सुषमा जी। हाँ, ये सच्ची बात है। हमारे मोहल्ले में ही एक पेड़ थे, तो उनको बच्चा नहीं हो जी रहा था, तो उनको कहीं से ना कूड़े के ढेर पे एक बच्चा मिला, जी। तो वो ले आए, पाले। तो मैं जब सुनी तो मेरे मुंह से अच्छा निकला, मैंने कहा अरे भगवान उनको भी बच्चा देगा। हाँ और फिर सच में दूसरा भी बेटा ही हो गया। हाँ वही। अब दोनों अच्छे से बड़े हो गए जी जी। काफी। कई बार सुना कि कितने कितने साल तक नहीं होता, जैसे रजनी जी कह भी रही है कि ममता ममता को आकर्षित करती है। सही बात है, कुछ अंदर केमिकली क्या होता होगा ये तो समझना मुश्किल, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होता होगा कि जिसकी वजह से जो चीज इम्पॉसिबल होती है वो पॉसिबल होने लग जाती है। तो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो चीज अभी तक नहीं हो रही है वो अचानक से किसी एक छोटी सी घटना के बाद हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रेम जब हम बच्चे को करने लगते हैं तो हमारे अंदर से ऐसी भावनाएं निकलती होंगी जिससे ऐसा होता होगा। बड़ी खूबसूरत कहानी है, जैसी हमेशा ही रहती है। हर 2-3 दिन में मैम, एक दिन में। जी कमलेश जी क्या कहना चाहते हैं? हमारे तो घर की बात है मैम। जी जी। मेरे बड़े भैया हैं, 7-8 साल ना हमारे घर कोई बेबी नहीं हुआ। तो अच्छा मेरी बड़ी दूसरी बहन जो है, उन्होंने अपना बेटा उनको दे दिया। जैसे अच्छा। उनके हुआ छोटा 1 महीने का, तो उनको दे दिया। तो हम्म। जैसे ही वो 2 के 2.5 साल का हुआ ना, तो मेरे हाँ भैया के घर में भी बेटा हो गया। हाँ। बहुत बहुत कई कितने कितने क्या साल है, तक नहीं होता, बहुत सुने इस तरह की घटना। ट्रीटमेंट नहीं करवाई, सब कुछ किया, नहीं हुआ, देख लो वो लेते ही। हाँ तो, हाँ तो वही कि भैया तो बोलते रहे मेरे सिस्टर को भी, ये वापस ले ले, कहती नहीं मेरे को नहीं लेना, क्यों। अब ये आपका बेटा है, आप ही पालो। तो जी अभी वो 10-12 साल के हो चुके हैं, तो मतलब जी अच्छा जी। लगता है, वो सच्चाई है हाँ ये। जी जी सही बात है, होता है ऐसी कई चीजें। अनोखी चीजें हमें अपने आसपास ही देखने को मिलती हैं, और अनोखी चीजें क्या है, ऐसे ही चीजों से ही दुनिया चलती है, ऐसे ही चमत्कारों से दुनिया चलती है और कुछ नहीं। अच्छा इसी के साथ ना एक दूसरी कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, थोड़े अलग मूड की है। इसको भी हम सुनते हैं। है कुछ, हाँ। कहानी शुरू होती है एक शहर के एक घर से, जहां रात तकरीबन 9 बजे ऑफिस से लौटने के क्रम में प्रफुल्ल बाबू की चमचमाती मर्सिडीज कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक में घुसती है, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचता है और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहता है, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर न जाने कब से यहाँ भटक रही हैं और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही हैं। मेरे मना करने के बाद भी यहाँ से जा ही नहीं रही। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी है।
प्रफुल्ल जी ने गार्ड की बातों को सुनकर आश्चर्य से उस महिला को अपने पास बुलाया और उससे जानना चाहा, आप कहाँ से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है? कपकपाते हाथों से महिला ने बिना कुछ ज्यादा बोले प्रफुल्ल जी को एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर मध्यम आवाज में सिसकते हुए बोली, साहब, मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूं। तत्काल आपकी मदद चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। आपका जीवन भर उपकार रहेगा। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में मैं आपके पास आई हूँ। चिट्ठी देते हुए महिला प्रफुल्ल जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। प्रफुल्ल जी ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद अत्यंत गंभीर व शांत हो गए। उसके बाद वे मैली कुचैली साड़ी पहनी कभी उस महिला की तरफ देखते और कभी उस चिट्ठी की तरफ। कुछ देर तक गहरी चिंता में प्रफुल्ल बाबू निमग्न होकर कुछ सोचते रहे। दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वो महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर उनके पास इलाज हेतु मदद के लिए अपने गांव से शहर पहुंची थी। प्रफुल्ल जी ने उसी क्षण अपने सुरक्षा कर्मी को बोलकर उस महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए अपने आउट गेस्ट रूम में रहने का प्रबंध कराया और फिर वहीं कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई। महिला ने पुनः उनसे विनती करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी सहायता कीजिए। मेरे इकलौते बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। महिला बोलते बोलते उनके पैरों पर गिर पड़ी। अरे माता जी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रफुल्ल बाबू ने उसका धैर्य बढ़ाया। इतने में रात के सन्नाटे को चीरती हॉर्न बजाती हुई एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल के बाद ही एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुए। आइए डॉक्टर साहब, ये बच्चा बीमार है। इसको जरा पूरी गंभीरता से देखकर इसकी चिकित्सा शुरू कीजिए, प्रफुल्ल जी ने कहा। डॉक्टर बाबू ने बिना कोई समय गंवाए लगभग 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और फिर कुछ जांच करवाने के साथ साथ कुछ दवाइयों की पर्ची भी वहीं खड़े प्रफुल्ल बाबू के हाथों में पकड़ा दी। ये कुछ दवाइयां और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा लीजिए। मरीज को अभी देने हैं और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे का रक्त नमूना लेकर जा रहा हूँ। जांच की रिपोर्ट लेकर कल फिर आऊंगा, डॉक्टर ने प्रफुल्ल बाबू से कहा और फिर वहां से निकल गए। प्रफुल्ल बाबू ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयां लाने का निर्देश दिया और फिर अपने घर के अंदर जाने के लिए वहां से गलियारे की ओर मुड़े। साहब, बस आप मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते। मैं गरीब कहाँ से दे पाऊंगी इलाज के इतने पैसे। मेरे पास तो रहने खाने तक के भी पैसे नहीं है, महिला गिड़गिड़ाई। माता जी, आप निश्चिंत रहें और जाकर आराम करें। रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर प्रफुल्ल बाबू वहां से निकल अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह डॉक्टर बाबू बच्चे की तमाम रिपोर्ट के साथ फिर आ गए और उसे 1-2 इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयां दी। अपने ऑफिस जाने से ठीक पहले प्रफुल्ल बाबू ने भी बीमार बच्चे के साथ साथ उस महिला के लिए अच्छी तरह से खाने पीने की व्यवस्था करा दी और सबको उन दोनों का ध्यान रखने के लिए निर्देशित कर वहां से चले गए। डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बीमार बच्चे की जांच करते और साथ ही सही ढंग से उसकी चिकित्सा भी। लगभग 1 महीने के बाद जब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो महिला प्रफुल्ल बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम अपने गांव जाना चाहते हैं। आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं जीवन भर
आपका और आपके पिता कृष्णकांत जी का उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जब महिला अपने बच्चे के साथ वहां से विदा होने लगी तो प्रफुल्ल बाबू ने कुछ रुपयों के साथ दोनों को नए कपड़े और 2 जोड़ी नए चप्पल उपहार स्वरूप दिए और साथ ही उसे एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि इसे उन पिताजी को दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है। महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हें लगातार अनगिनत आशीर्वाद देती वहां से चल पड़ी। ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुंचकर कृष्णकांत जी को वह चिट्ठी देते हुए महिला उनसे प्रफुल्ल जी की बहुत तारीफ करती है। कहती है, बाबा आपका बेटा तो देवता है, देवता। इतना ख्याल रखा उन्होंने हमारा, ऐसा बेटा किस्मत वालों को ही नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सुखी रखे। कृष्णकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर भगे से रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही कभी आपसे मिला हूं, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। बचपन से ही मुझे अपने पिता का सुख नहीं मिला। माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सगे पिता ने मुझे कुछ करने के लिए आदेश दिया हो। आप कृपया इन माताजी से कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इन माताजी के द्वारा जितना आशीर्वाद और जितनी शुभकामनाएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका आभारी और ऋणी रहूंगा। सादर प्रणाम, आपका धर्मपुत्र प्रफुल्ल शर्मा। कुछ देर खामोश रहने के बाद कृष्णकांत जी का सिर कुछ सोचकर खुद ब खुद उस अनजान सज्जन व्यक्ति के सम्मान में झुक गया और उनकी आंखें तो नम थी ही। उनके पुत्र ने चुपके से मकान बेचकर जिन परेशानियों से बचना चाहा था, उन्हीं परेशानियों को एक अनजान पवित्र आत्मा ने अपने लिए वरदान समझकर अपनाया और सम्मान सुरक्षित रखा। धन्य है उनका संस्कार। तो ये कहानी यहाँ खत्म हुई। कहानी में ना ये बड़ी ही प्रैक्टिकल और आजकल जो इस तरह की बात बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रही है, जहाँ पे बच्चे प्रॉपर्टी, कई बार ऐसा होता है, कल मैं इस पे कल लीगल वाले अपने सेशन में इस पे बात आराम से विस्तार से करूंगी। कई बार बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारियों से बचने के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी को कहीं बेच के ऐसी जगह चले जाते हैं जहां उनको माँ बाप कहाँ हैं, किस हालत में है, उसका पता भी ना चले। हम लोगों ने कई बार सुना होगा। मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत ही निकृष्ट श्रेणी के लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। कई बार मैंने सुना कि आप हरिद्वार में देखिए, ऐसे काशी में देखिए, जहाँ पे बड़े बड़े धर्म मेले लगते हैं, वहां पे लोग बुजुर्गों को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे शहरों में ऐसा बहुत कॉमन सी बात है ये। मैंने ये भी सुना कि एक बार किसी ने एयरपोर्ट के बाहर अपनी माँ को छोड़ दिया। ऐसा कुछ हुआ कि मैं जा रहा हूँ अंदर टिकट वगैरह अरेंज करने, आपको अभी लेके जाऊंगा, और वो देश छोड़ के चला गया। इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज। जैसा कि इस कहानी में हुआ कि बेटा छोड़ के चला गया, लेकिन यहाँ किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि जो दूसरा लड़का आया उसने पूरा सम्मान दिया, जो कि बहुत कम ही ऐसा हो पाता है। कल जब अपना लॉ वाला मैटर लेके आऊंगी, कल हम विल्स पे ही बात करेंगे, वसीयत बनाने वाली बात पे ही कल बात करेंगे। तो किसी का कोई अनुभव हो, कुछ कहना हो। मैं देख रही हूँ रजनी जी कह रही हैं कि यह कहानी मैंने पढ़ी है। किसकी है? इस कहानी के ना राइटर का नाम नहीं लिखा था मैम, मैंने ये इंटरनेट से उठाई तो इसके राइटर का नाम नहीं मुझे मिला। नीचे कुछ कृष्णकांत तो लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो राइटर का नाम है। तो अभी कंफ्यूजन है कि ये कृष्णकांत राइटर है कि नहीं है, लेकिन मुझे इंटरनेट से मिली तो मुझे इसके राइटर का नाम नहीं पता। तो हो सकता है आपने भी इंटरनेट पे पढ़ी हो या कहीं ऐसे। तो ये किसी का कुछ इस तरह का अनुभव है तो हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे, या फिर कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर हैंड रेज करें। ठीक। बेताल बेताल नहीं थी, विक्रमादित्य था। जी।
आते हैं हम उस पे। विक्रम बेताल इसके बात करेंगे, अभी तो सिंहासन बत्तीसी चल रहा है। तो सिंहासन बत्तीसी खत्म हो जाएगा, उसके बाद विक्रम और बेताल पे आएंगे। हमने पढ़ी थी पांचवी पुतली लीलावती की कहानी। तो हम फिर से आते हैं हम सिंहासन बत्तीसी पे, जहाँ पे क्या होता है कि बार बार बेचारे राजा भोज हैं, वो चाहते हैं मैं किसी तरीके से आरूढ़ हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी पूजा करा ली, जितनी बार जाते हैं उतनी बार कोई ना कोई एक पुतली आकर के एक के बाद एक उनको राजा विक्रमादित्य के पराक्रम की, उनकी शूरवीरता की, उनकी न्यायप्रियता की, उनकी दानवीरता की इतनी वृहद रूप में कहानी सुना देती हैं, और उनको फिर ऐसा एहसास होता है, चैलेंज भी करती है कि अगर आपके अंदर इतना ज्यादा इसी तरह का पराक्रम है, ऐसे ही आपके अंदर दानवीरता है, तभी आप हाँ जी, तभी आप इस पे आरूढ़ होने का प्रयत्न करिएगा। तो वो खुद भी इतने न्यायप्रिय है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, और वो मानते हैं इस बात को कि हाँ अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इस पे आरूढ़ हो जाऊं। तो आज हम पढ़ेंगे छठी पुतली की कहानी, रवि भामा की कहानी। अब रवि भामा छठी पुतली का नाम है। तो अभी क्या होता है कि राजा भोज किसी भी सूरत में सिंहासन पर बैठने का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। छठे दिन फिर वे राजसी वैभव के साथ तैयार थे बैठने के लिए। अब हर बार वैभव भी पूरा वैसे ही है, क्योंकि जब बैठेंगे तो पहली बार बैठेंगे तो हर बार पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ वो आते हैं। तभी छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया। सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी दानवीरता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ, मैं तुम्हें उनकी महानता की कथा सुनाती हूँ। तो सुनाती है वो। एक दिन विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही निर्धन हैं। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता, और आत्महत्या के सिवा उन्हें अपनी समस्या का कोई अंत नजर नहीं आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है, उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ऐसा आश्वासन राजा विक्रमादित्य ने उस निर्धन ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय के बाद आपके आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देखरेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहां सोते थे वहीं थूकते और मलमूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता।
राजा के कोप की भी उन्होंने परवाह नहीं की और वे ऐसे दुर्गंध वाले स्थान से भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते, सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आएं, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने राजा से कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करे तथा उसे अच्छी तरह नहला धोकर साफ वस्त्र पहनाए। विष्ठा मतलब वॉमिटिंग होती होगी। अगर कमेंट बॉक्स में कोई कंफर्म करे वॉमिटिंग होती है या कुछ और होता है तो अच्छा रहेगा। रंजना जी बताती रहती हैं इसलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ। विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। हाँ जी, हाँ ओके, मल पखाना, नॉट वॉमिटिंग नहीं है ये। ओके जी जी, सबको पता है। ओके, तो विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने लगे। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उनका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया और सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे विक्रम का इम्तिहान लेने के लिए। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहां की जमीन से 3-3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर रवि भामा बोली, बताओ राजन, क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का आतिथ्य सत्कार कर सको? अब राजा भोग फिर से असमंजस में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में वापस लौट आए। अगले दिन 7वीं पुतली कौमुदी ने रोका राजा भोज का रास्ता। तो ये कौमुदी की कथा को हम पढ़ेंगे जब हमारी अगली इसका सेशन होगा हमारा कहानियों का, तब हम पढ़ेंगे कि कौमुदी जी ने क्या कहा ऐसा। कुछ भी हो, मैं देख रही हूँ बेचारे कितना प्रयत्न कर रहे हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड पे आने की भी कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से बार बार, बट हो नहीं पा रहा है। तो बढ़िया थी ये कहानी। हमारे पास वक्त है अभी थोड़ा सा, तो हम इस एक कहानी को और पढ़ सकते हैं। ये बड़ी ही प्रैक्टिकल और आजकल के सिनेरियो में बनी हुई कहानी है। इसके राइटर का नाम मैं जानती हूँ। कहानी का नाम है सजी हुई पुस्तकें और कहानी के राइटर हैं वीरेंद्र बहादुर सिंह। कहानी शुरू होती है एक ऑफिस से, एक सरकारी दफ्तर के ऑफिस से। बॉस के एयर कंडीशन ऑफिस में घुसते ही तिवारी के चेहरे पर पसीना आ गया। डेस्क पर पड़े लगभग 10 लाख के नोट और बॉस की रहस्यमय मुस्कान उसकी समझ में नहीं आई। 75 साल की उम्र में भी गजब की फुर्ती रखने वाले उसके बॉस उसके आदर्श थे। आज तक ऑफिस में बॉस द्वारा दिए गए वक्तव्य और बातें मोटिवेशन का महासागर थी। जैसे ही तिवारी केबिन के अंदर पहुंचे, उन्हें बैठने का इशारा करते हुए उन्होंने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। तिवारी जी, मेरी बात हो गई है। अन्य 3 मंजिल बनवाने की परमिशन मिल जाएगी। अच्छा सॉरी, सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट ऑफिस है। अन्य 3 मंजिल बनवाने की परमिशन मिल जाएगी। तुम भरोसे वाले आदमी हो, यह रुपया ले जाओ। रात 9 बजे
हॉलीडे इन में तुम्हारे नाम से टेबल बुक कराई है। श्रीवास्तव जी तुम्हें वहां मिलेंगे, बस तुम्हें यह बैग उन्हें देकर उनके साथ खाना खाना है और चले आना है। इसी बहाने 5 स्टार में खाना खाओगे। अंतिम वाक्य बॉस ने आंख मारकर कहा था। पर सर यह तो रिश्वत है, हमने ऑलरेडी 2 मंजिल बना ली है। तिवारी की प्रामाणिक आत्मा को यह अच्छा नहीं लगा। तिवारी को यह कहते सुनकर देवता जैसे बॉस का उसे एक नया ही स्वरूप देखने को मिला। अरे आजकल के लड़कों को बिजनेस चलाने की समझ ही नहीं है, मुझे किसी दूसरे को भेजना पड़ेगा। और यह बात याद रखना तिवारी, यह बात अगर बाहर गई तो तुम्हारी खैर नहीं। इस फील्ड में मेरी प्रामाणिकता की कस्में खाई जाती हैं और उसे इसी तरह कायम रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आशा है कि तुम समझ गए होगे और अब तुम जा सकते हो। गुस्से में तिवारी को जाने का इशारा करके बॉस किसी को फोन करने लगे। केबिन से बाहर निकलते हुए तिवारी को बॉस के पीछे रखी एक सुंदर शेल्फ में कुछ किताबें दिखाई दी, जिनके नाम थे सत्य के प्रयोग, कर्म के सिद्धांत, प्रामाणिकता का पथ। तिवारी बॉस के नए स्वरूप को देखकर बाहर निकल रहा था तो बॉस की केबिन के बाहर बैठी सेक्रेटरी किसी से फोन पर कह रही थी कि धार्मिक और चिंतन करने वाली किताबें अभी तक नहीं आई हैं, इन्हें जल्दी भेजो। बॉस के पीछे रखी शेल्फ में अच्छी अच्छी किताबें होना जरूरी है। आने वाला आदमी शेल्फ में रखी किताबें देखकर मनुष्य की पर्सनैलिटी को जज करता है। तिवारी परिणाम की परवाह किए बिना खाने की ओर चल पड़ा, क्योंकि जो किताबें बॉस ने दिखाने के लिए रखी थी उन सभी किताबों को वह पढ़ और समझ चुका था। तो ये कहानी थी। जैसा कि हर जगह होता है कि इंसान अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करता है और अंदर से कहीं ना कहीं हर इंसान अपने काम को पूरा करने के लिए करप्शन का, भ्रष्टाचार का सहारा किसी ना किसी फॉर्म में जरूर लेता है। कोई डायरेक्ट कैश देता है, कोई कैश नहीं देता तो काइंड्स में देता है, कोई काइंड्स में नहीं देता तो कोई किसी और तरीके से फेवर करता है। लेकिन ये समाज आज की डेट में ऐसा है कि अगर हमको अपना कोई भी काम करवाना है तो ज्यादा तो लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह से करप्शन का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इंसान के दोगलेपन की बात होती है, डुअल फेस्ड इंसान की, कि वो किस तरीके से दुनिया के सामने क्या इमेज रखता है और इन रियलिटी इंसान कैसा होता है। ये देखने वाली बात थी। आज हमारी कहानियां लगता है छोटी छोटी हैं सारी, है ना, तभी हम कई कहानियां पढ़ पा रहे हैं। मुझे थोड़ा लंबी कहानियों में लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग थोड़ा बोर ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी छोटी कहानियां लाऊं और बीच बीच में अगर हम बात करते हैं तो हमें और भी मजा आता है। तो ये चीज है। एनपी सिंह सर, आज आपको लेट हो गया आने में। बस अभी हम एक और कहानी, सुषमा जी, हाँ जी एक सेकेंड, अभी हम एक और कहानी पढ़ेंगे। वो अगर टाइम बचेगा तो, छोटी सी है, थोड़ी हास्यास्पद कहानी है। सुषमा जी क्या कह रहे हैं आप, बताएं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप लॉयर हैं जी तो कहानियों में भी सरकारी और प्राइवेट ढूंढ लेते, इतना जोर का हंसी आया मुझे। पहले मुझे पढ़ते समय लगा कि शायद सरकारी है, फिर 2 लाइन के बाद लगा नहीं ये तो प्राइवेट बिल्डर था ना, उसकी बातों से समझ में आ गया। देखिए फर्क क्या है, जो सरकारी होता है वो देता थोड़े है, वो तो लेता है रिश्वत। जो प्राइवेट वाला होता है वो देता है, तो ऐसे समझ में आ जाती है बात। तो जब वो देखा कि वो देने जा रहा है तो इसका मतलब, चलिए एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है, प्यारी सी, वो पढ़ते हैं, इससे थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। एक मजेदार सी कहानी। क्या होता है, स्वर्ग के द्वार पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी और चित्रगुप्त को बुलाया गया। चित्रगुप्त जो कि जिनका काम क्या है कि वो धरती पे जो लोग रहते हैं उनके जीवन काल में उनके पाप पुण्य का एक हिसाब किताब, बैलेंस शीट बना करके, बेसिकली अकाउंटेंट होते हैं वो स्वर्ग के, तो वो बैलेंस शीट बना करके उसके बाद फिर देखते हैं कि किसको स्वर्ग में जाना है, किसको नर्क में जाना है, ऐसी कहने वाली बात होती है।
तो चित्रगुप्त जी को बुलाया गया। अब वहां बहुत भीड़ थी। चित्रगुप्त जी ने कहा कि हमारे पास बस 3 लग्जरी सूट्स बचे हैं, जिसके मरने की कहानी सबसे रोचक होगी वही अंदर जाएगा। स्वर्ग में भी लग्जरी सूट्स मिलेंगे क्योंकि वो तो अच्छी जगह है। तो पहला आदमी आया, उसने कहा, वो मोटा सा था, अधेड़ उम्र का, और सूट बूट पहने हुए था। तो चित्रगुप्त ने कहा, पूछा कि तुम कैसे मरे? तो पहले आदमी ने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने पिछले साल एक खूबसूरत और जवान लड़की से शादी की। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। मुझे शक था कि मेरी पत्नी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर है। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिले का है और मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैंने एक आदमी को मेरे घर में आते देख लिया। मैं एक्स्ट्रा चाबी से घर में घुसा और बेडरूम में गया। अपनी पत्नी की स्थिति देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। बस मैं उस आदमी को मारने के लिए ढूंढने लगा। मैंने पूरा घर छान मारा पर वो नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि वो अंडरवियर में मेरे बालकनी की रेलिंग से लटका हुआ है। मैं दौड़ के उसका हाथ छुड़ाने लगा ताकि वो सीधे गिर के मर जाए, लेकिन वो कमीना बड़ा सख्त जान निकला। वो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दौड़ के एक हथौड़ी ले आया और उसके हाथ पर मारने लगा। इस बार उसका हाथ छूट गया और वो 5 मंजिलें नीचे जा गिरा। लेकिन मैंने देखा कि वो लॉन पर गिरने की वजह से मरा नहीं है। मैं दौड़ के घर का फ्रिज उठा लाया और उसके ऊपर फेंक दिया। फ्रिज उसके ऊपर गिरा और चकनाचूर हो गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भी ऊपर से कूद गया उसके ऊपर। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं तो मरकर यहाँ आ गया। चित्रगुप्त जी ने कहा कि तुम्हारी कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अंदर आ जाओ। उनको बड़ा मजा आया सुन के। उन्होंने कहा, ये तुमको एक स्वीट, तो लग्जरी स्वीट में तुम्हें दे रहा हूँ स्वर्ग में। दूसरा आदमी जो जवान और गठीला था वो आया। वो सिर्फ अंडरवेयर में था। तो चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? दूसरा आदमी, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिले का है और मैं 10वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैं बालकनी में कसरत कर रहा था कि किसी तरह से नीचे गिर गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, गिरते वक्त मैंने किसी नीचे वाली मंजिल के बालकनी की रेलिंग पकड़ ली। अभी मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि एक मोटा आदमी आया और मुझे बचाने की जगह उल्टा मेरा हाथ रेलिंग से छुड़ाने लगा। चित्रगुप्त ने कहा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैंने कैसे भी करके अपना पकड़ बनाए रखा। तभी वो कहीं से हथौड़ी लेके आ गया और मेरे हाथ पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं नीचे लॉन पर गिरा। कुछ हड्डियां टूटी होंगी पर मैं मरा नहीं था। तभी वो पागल आदमी कहीं से फ्रिज उठा लाया और बालकनी से मेरे ऊपर फेंक दिया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम दब के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं फिर भी जिंदा था। तब तक मोटे आदमी को क्या सूझा और वो खुद ही मेरे ऊपर कूद गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम मर गए? दूसरा आदमी, हाँ, लेकिन वो मोटा भी नहीं बचा होगा। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, अंदर आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट। तीसरा आदमी जो जवान था पर हल्का फुल्का था, वहीं खड़ा था और सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। आगे बढ़ा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम कैसे मर गए? तीसरा आदमी नीचे निगाह किए हुए था। वो बात ये है ना, मैं फ्रिज के अंदर छुपा हुआ था। तो जब फ्रिज उन्होंने नीचे फेंका, मैं भी गिर करके, जब फ्रिज के साथ ही टूट करके मैं भी गिर गया। तो तीनों की इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आई एम श्योर तीनों को एक एक लग्जरी सूट मिल गए होंगे। एक ही घर से गए थे वो तीनों लोग। ये बढ़िया सी एक कहानी थी, हल्की फुल्की सी। तो अभी तो बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास, तो हम नहीं शुरू करेंगे, कुछ भी 5 मिनट है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिन का
मतलब सच बताऊं तो सबसे ज्यादा एक जो रिलैक्सिंग टाइम होता है ना, वही होता है, इस समय होता है जब हम लोग कहानियां सुन रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं एक दूसरे को। तो ये एक अच्छा टाइम होता है। मैं थोड़ी देर के लिए ऑन ही थे आप लोग। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठ के, शाम को थोड़ा सा वक्त गुजरता है। और कभी ऐसा भी कुछ करेंगे, मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को कहानियां सुनने का शौक होता है ना, उनको कहीं ना कहीं लिखने का और सुनाने का भी थोड़ा बहुत शौक होता है। तो मैं चाहूंगी अगर कभी किसी ने कुछ लिखा हो, कुछ किस्से, कहानियां, कविताएं, 2 लाइन 4 लाइन, तो जरूर सुनाइएगा आप लोग। मैं चाहती हूँ कि किसी के अंदर कुछ इस तरह का लिखने का हो तो वो बाहर आए, तो मजा आएगा। क्या तो नहीं लिखते हो तो लिखने की शुरुआत करिएगा कभी भी, इट्स नेवर टू लेट। तो उसको भी कभी हम एक ओपन माइक की तरह भी इसको करेंगे। ओपन माइक कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे आप सब लोग अपना अपना कहते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ हम लोग जरूर शुरू करेंगे। कमलेश जी कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैं आपने हंसी की सुनाई तो मुझे भी याद आ गया। मैं ना जी एक जी जी। बचपन में सुना करती थी, मजाक की मतलब कॉमेडी बात ही है। तो कहते हैं कि आज ना एक मच्छर कह रहा मुझे बहुत जोर जोर से काट रहा था, बार बार काट रहा था। तो मैंने हम्म पूछा भाई तुम दिन में क्यों काट रहे हो, रात हम्म को काटते? तो मच्छर जी क्या बोलते हैं, क्या करूं साहब, मैं तो ओवर टाइम लगा रहा हूँ। वो क्या, क्यों ओवर हाँ, टाइम क्यों लगा रहे हो? कह रहे मेरे हम्म। बहन के ससुराल वालों ने ना सर जी दहेज में 2 किलो खून मांगा है। आजकल आजकल मौसम है हाँ, तो उस मैं इकट्ठा कर रहा हूँ इसलिए शादी के लिए। हाँ वो सब इकट्ठा करके मैंने बहन की दहेज में देना है। सही बात, वो ये कभी मजेदार कभी हंसी बात वाली बातें जो है याद आ जाती हैं, हम है। हाँ, बच्चे थे ना तब आपस अच्छा। में ऐसी बातें किया करते, तो कुदरती मुझे याद आ गया आपकी बात। नहीं, सही बात है भी बड़ी मजेदार बात है कि हमें उनका स्ट्रगल पता ही क्या है, बेचारे एक्स्ट्रा खून क्यों पीते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी इतना खून पी रखा होता है, वो एक्स्ट्रा क्यों पिए, तो बेसिकली मे बी वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सिक्योर करते होंगे, सेव करते होंगे। सही बात। बढ़िया। चलिए फिर आज के लिए, कल कल मैं लीगल वाले मैटर में अपने विल पे, वसीयत पे बात करूंगी कि कैसे बनती है, क्या क्या उसकी लीगैलिटीज होती है। तो अगर हो सके तो आप लोग जरूर आइएगा। मेरा टाइम तो फिक्स ही होता है, तो यही सेम टाइम रखेंगे हम लोग, है ना। तो इस पे कल शाम को 5 बजे मिलते हैं, विल पे बात करेंगे, वसीयत पे थोड़ा। हाँ, बस मैं अभी हमारा भजन संध्या भी शुरू होने वाला है रवि जी के साथ बिल्कुल 6 बिल्कुल बजे बिल्कुल। ठीक बस ठीक अब टाइम ठीक। फिक्स है, सब आपके भी अच्छा लगता है लेकिन उधर भी सही में, भागना पड़ता नहीं नहीं, है। ये तो हम खत्म ही कर देते हैं मैम। अच्छा है आप टाइम पे भाग, मतलब जरूरी है आपका जाना। इसको भी हम 6 बजे बिल्कुल बंद ही कर देते हैं, इसको तरीके से। हाँ जी, थैंक यू चलिए, मैम, बहुत चलिए, अच्छी थैंक अच्छी यू स्टोरी फॉर सुनाई एवरीवन। आपने। वेलकम मुझे वेलकम भी वेलकम। अच्छा लगता है मैम। ओके, नमस्कार, नमस्ते एवरीवन।